लगता है? सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार कर्नाटक घूम रही थी, कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता है, और कांग्रेस ने एक बड़े मुद्दे को उठाया, 40% कमीशन वाली सरकार और तमाम मुद्दे। सीधे चलते सुप्रिया के पास। सुप्रिया, जो एग्जिट पोल का जो नतीजा दिख रहा है, जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आज तक एक्सिस माई इंडिया का, उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि बहुमत से 10, 15, 18, 20 कहीं जा सकते हैं आगे। तो मेरा अपना मानना है कि 150 का आंकड़ा हम पार करेंगे और 150 के आसपास आएगा। मैं कर्नाटका में घूमी हूँ, 140 से 150 के बीच में हमारी सीटें आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आप मेरे आने से पहले बोले थे, पहले तो माफी चाहती हूँ, थोड़ी लेट हो गई, कुछ कॉल्स हो गई थी बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक सकारात्मक कैंपेन करी, हमने अपनी 5 गारंटीज की बात करी और हमने भाजपा का पर्दाफाश करने का काम किया। हमने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाए। हमने जैसे भाजपा कर रही थी, मैं पहली बार ऐसा देख रही थी कि भाजपा डेस्परेट थी, प्रधानमंत्री के आने के बावजूद एक नैरेटिव नहीं बना पा रही थी। वो 91 नंबर से शुरू होते हैं, फिर वो आतंकवाद पे चले जाते हैं, फिर वो राजीव गांधी जी पे चले जाते हैं, फिर वो एक झूठे पे भाषण देने लगते हैं। तो कहीं पर ये दिख रहा था कि ये जो जिस मोदी मैजिक पर रिलाई करती है भाजपा, वो पूरी तरह से विफल और फेल था। मुझे लगता है कि जो आंकड़े आए हैं वो जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर लोग ये बिल्कुल साफ तौर से कह रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, और हमने उसी पर चुनाव लड़ा, 40% कमीशन पर, पेसीएम पर और अपनी 5 गारंटी के साथ, जिसको कि हम अपनी पहले कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बड़बोला तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है जीतते वक्त और हम्बल होना चाहिए, लेकिन शायद क्योंकि हमारी बाकी सरकारों ने अपने वादों को पूरा किया है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, लोगों को ये विश्वास था कि हम ऐसा करेंगे। तो ये बताइए, जैसे कांग्रेस ने एक 40% कमीशन वाली सरकार के तौर पर बहुत कैंपेन किया, अभी 4 दिन पहले पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया, विज्ञापन भी मेरे हाथ में भी कहीं था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी एक्सप्रेस में, जिसने आपने पूरी रेट लिस्ट छाप दी। ये सब मुद्दे आप लगातार आप उठाते रहे, आप लोग, करप्शन का, और ये मेरे हाथ में वो एक्सप्रेस का विज्ञापन है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से अगर ये नंबर, हालांकि आपने कहा 150, अभी देखते हैं 13 तारीख को, 3 दिन बाद फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन अगर लोअर मार्क भी देखते हैं जो एक्सिस का है, तो भी 122 है, बहुमत से 9 ज्यादा है। तो अगर ये बहुमत की दिशा में, बहुमत से आगे जहां भी जाती है, 1-2 ऐसी बड़ी वजह जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस को इतनी बढ़त है, 1-2 ऐसी बड़ी वजह जिसको लगता है बीजेपी एग्जिट हो रही है बाकी तमाम मुद्दों के बीच में? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये जो हमने 5 वादे किए, और ये मैं बड़बोली पर नहीं कर रही हूं, वो हमने लोगों से बात करके किए। जब हम भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटका में चल रहे थे, और 12 से 15 दिन कर्नाटका में थे, मेरे ख्याल से 14 दिन थे कर्नाटका में शायद, जब हम चल रहे थे, तो जो फीडबैक आ रहा था उसके बेसिस पर हमने अपनी ये गारंटी बनाई थी, चाहे वो गृह ज्योति हो, गृह लक्ष्मी हो, युवा निधि हो, अन्न भाग्य हो या सखी योजना हो। हमने लोगों से बात करके ये बनाया, और कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भूमिपुत्र होना हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे जैसे को तैसा जवाब देना प्रियंका जी की शैली हो, बहुत सारी चीजें एक साथ आई, लेकिन शायद हमने लोगों के मुद्दे पर चुनाव केंद्रित रखा। लोग त्रस्त थे करप्शन से, लोग त्रस्त थे महंगाई से। मुझे लगता है हम लोग शायद दिल्ली बंबई में बैठ के समझ नहीं पा रहे कि इस समय महंगाई कितनी ज्यादा है और लोग कितने परेशान हैं। मैंने जानबूझकर, यूजुअली मास्क पहनकर, आप थोड़ा सा जायजा लेना चाहते हैं, मैं बेंगलुरु में रात को 11 बजे एक ऑटो में बैठ गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी एक्चुअली मूड क्या है। कार्यकर्ता आपको कुछ बताते हैं, आप बाहर जाते हैं कुछ और बताते हैं। मैंने जीन्स पहनी और मैं रिपोर्टर बन के एक मास्क पहन के ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला व्यक्ति जो था वो कर्नाटक के एक समुदाय का था, हिंदू था। उसने मुझसे बोला, जो उसने मुझसे बात कही, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि यही बात मुझे बार बार सुन। उसने कहा, देखिए ऐसा है। मैंने कहा, मैं रिपोर्टर हूँ, क्या यहाँ का आंकड़ा है? उसने कहा कि मैं पूरी तरह से परेशान हूं, हम पूरी तरह से परेशान है महंगाई को लेकर, हम नहीं गुजर बसर कर पा रहे, हम नहीं बच्चों को पढ़ा पा रहे, हम नहीं खिला पा रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरह की असंवेदनशीलता आ गई भाजपा में कि महंगाई है, कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी, मेरे लिए जो सबसे खुशी की बात है व्यक्तिगत तौर पर, वो ये है कि 6.5 करोड़ कन्नडिगास ने इस देश को एक राह दिखा दी है कि नफरत को हराइए। 6 महीने पहले तक कर्नाटक का क्या डिबेट करते थे सब लोग, सारे टीवी चैनल और सारे अखबार एक हिजाब पर और एक हलाल पर लिखते थे। भाजपा को भी अंततोगत्वा मानना पड़ा मुंबई जी को कि नहीं, ये इशू नहीं है। तो आप क्यों इसको इशू बना रहे थे? गृह मंत्री जाकर वहां पर दंगों की बात करते हैं, हम नहीं आए तो दंगे हो जाएंगे।
नड्डा जी जाके कहते हैं भाजपा नहीं आई तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अरे आशीर्वाद जनता देती है डेमोक्रेसी में, कोई नेता आशीर्वाद नहीं देता है। तो ये बेचारे पूरे वक्त यही बताते रहेंगे कि अगर हम नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमने बताया हम आएंगे तो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं पर लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड जो भाजपा ने किया, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये लोकसभा की दिशा की तरफ भी बढ़ेगा ये बात। साउथ का गेटवे पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और मुझे लगता है लोकल लीडरशिप की अवमानना जो भाजपा ने करी, पलायन से भरी हुई पार्टी थी, रिबेलियन थी, कोई ढंग से कैंपेन नहीं था, और उस जगह पर हम बहुत ही यूनाइटेड थे, बहुत अच्छा कैंपेन था, सिर्फ कुछ 5 गारंटी की बात कर रहे थे, इधर उधर की बात नहीं। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री को मैंने इससे पहले इतना बौखलाया हुआ और इतना नैरेटिव को ढूंढते हुए, ही वाज ऑलमोस्ट क्लचिंग एट द स्ट्रॉज, डूबते को तिनके के सारे की तरह, कभी वो आतंकवाद की बात करने लगते थे, कभी वो राजीव गांधी जी की बात करने लगते थे, कभी वो 91 गालियों की बात करने लगते थे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास कोविड में कितनी मौतें हुई उसका आंकड़ा नहीं है, कितने प्रवासी मजदूर मर गए उसका आंकड़ा नहीं है, कितने एमएसएमई बंद हो गए उसका आंकड़ा नहीं है, नोटबंदी से कितने कल कारखाने बंद हो गए उसका आंकड़ा नहीं है। मुझे किसी ने क्या कहा, क्या आंकड़ा है? जो सार्वजनिक जीवन में होता है आपको 4 बातें सुननी पड़ती हैं। अभी अपने ट्विटर और फेसबुक पर देख लो, आपके इंटरव्यू में 50 लोग 50 गालियां दे रहे होंगे, तो सुनना पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मुझे लगता है ये सारी बातें मैसेज दिया है कर्नाटका ने। एक सही बात है, एक मैसेज और दिया कर्नाटका ने कि जो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर प्रधानमंत्री बहुत जरूरी बात आपने कही, अपने 19 सभाओं में शायद 12 जगह जिक्र किया। और बहुत, मैं तो हैरान हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं, उनको बजरंग बली बोलने पर दिक्कत है। अब बजरंग बली बोलकर, बजरंग बली को याद करके नारा लगाकर वोट देना। अरे भाई, बजरंग दल के लंपट तत्वों की अगर बात हो रही है, बजरंग बली को जोड़ रहे हैं, तो कर्नाटक ने एक बड़ा संदेश ये भी दिया कि जब ये दर्जनों चैनल बजरंग बली के नैरेटिव में शामिल हो गए, प्रधानमंत्री के रोड शो में बजरंग बली बनकर कोई आदमी पुतला बनकर चल रहा है, तो उस नैरेटिव को भी कर्नाटक ने जवाब दिया कि हम उस तरह से उस फैनेटिक धार्मिकता के आधार पर हम तय नहीं करते। एक बड़ा संदेश पूरे देश को कर्नाटक ने यह भी दिया है। सुप्रिया, कर्नाटक ने बिल्कुल ये संदेश दिया, और कर्नाटक ने ये बताया है कि बजरंग नाम लगा लेने से लंपट तत्वों को आप बजरंग बली के समकक्ष मत खड़ा कीजिए, आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा करके। और कर्नाटक ने एक मैसेज और भी दिया है, आज आप बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर रहे हैं, कल आप कह दीजिएगा नाथूराम गोडसे के नाम में राम है तो वो बड़े अच्छे थे। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि ये तो हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने क्या समझ लिया कि हिंदू धर्म जो फॉलो करते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं हमारे जैसे, क्या हम लोग अपना दिमाग गिरवी रखकर आ गए? तो कहीं पर कर्नाटक ने ये भी मैसेज दिया है कि इधर उधर की बात न कर, तू बता कि काफिला क्यों लुटा। और ये सवाल बार बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री से पूरी कैंपेन में पूछा, आपने 40% कमीशन की सरकार के बारे में क्या किया? आपको तमाम चिट्ठियां लिखी गई, आपके कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लिखते रह गए, आपकी नाक के नीचे ये हो रहा था और आपने कुछ नहीं किया। आपकी नाक के नीचे अदानी घोटाला हुआ, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। तो एक संदेश ये भी है, और एक संदेश मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हूं इन सब चीजों को लेकर, मुझे लगता है एक संदेश कर्नाटक ने दिया है कि इस देश में नफरत भले थोड़े दिनों के लिए पनपे, अंततोगत्वा मोहब्बत की ही जीत होगी। जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, ये सारे रीजंस मिलकर है, और मुझे खुशी है कि कर्नाटका ने एक बहुत ही साफ संदेश प्रखर होकर दिया है। अब ये बताओ सुप्रिया, जैसे ये होता है कि 3, 4, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले एक बहुत सारे लोग कहते थे कि कर्नाटक में कांग्रेस लीडरशिप बीजेपी में झगड़ा है, तो सबने देखा ही, येदुरप्पा को किनारे लगाया, बोम्मई को लाया, जगदीश शेट्टार आपके पास आ गए, सावदी आ गए, वो अलग एक उधर का है। लेकिन फिर भी वो लगता था कि महामानव प्रधानमंत्री मोदी और महामानव के दूसरे अवतार हनुमान अमित शाह और तीसरे जेपी नड्डा, ये 3 हैं तो ये विनिंग मशीन है। ये परसेप्शन बनाकर मीडिया के साथ एक तरफ वो, दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा था कई बार कि डीके शिव कुमार में सिद्धारमैया में झगड़ा है, हालांकि 3-4 दिन से उनके 2-3 दिलचस्प वीडियो आए एक दूसरे का इंटरव्यू करते हुए। तो लोकल लीडरशिप को आप कितना श्रेय देती हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को? नहीं, मुझे लगता है कि ये चुनाव हम लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ा है। जितना श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष और भूमिपुत्र कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को है, जितना श्रेय राहुल जी को है, या प्रियंका जी को है, या बाकी शीर्ष नेतृत्व का है, उतना ही श्रेय मैं लोकल लीडरशिप को देना चाहती हूँ। चाहे वो सिद्धारमैया जी हो, चाहे वो डीके शिव कुमार जी हो, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे कर्नाटका के। जिस तरह से एक साथ मिलकर
सबने ये चुनाव लड़ा, जिस तरह से हमने नैरेटिव बनाया, 40% पे सीएम पर हम फोकस रहे, और जिस तरह से एक दूसरे से मिलकर हमने ये चुनाव लड़ा, मुझे लगता है सभी को श्रेय जाना चाहिए। कोई, वी वर अ यूनाइटेड हाउस एंड दे वर अ डिवाइडेड हाउस, और वो दिख रहा था आपको, वो दिख रहा था कि उनके नेता एक दूसरे से बात नहीं करते। प्रधानमंत्री तो येदियुरप्पा जी का और बोम्मई जी का नाम ही नहीं लेते थे, बजरंगबली के नारे लगा रहे थे। अरे बजरंगबली की जय तब करिए जब आप न्याय की बात करिए, जब आप पराक्रम की बात करिए। आप ऐसे गुंडा एलिमेंट्स को बजरंगबली के समकक्ष खड़े कर देते हैं। तो लोगों ने यह भी बताया कि इतनी अवहेलना और इतनी अवमानना हमारी मत करिए, हम अपना दिमाग गिरवी रख के काम नहीं कर रहे। सुप्रिया, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को वो वीडियो प्रधानमंत्री का 40-50 सेकंड का दिखाना चाहूंगा, ताकि सनद रहे ऑन द रिकॉर्ड कि देश का प्रधानमंत्री जो खुद विश्व गुरु बन चुके हैं, देश को विश्व गुरु उनके भक्त लोग, समर्थक लोग बनाने में लगे हैं, वो प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाते हैं, बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़कर और धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं, जो सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की हैसियत आज की तारीख में नहीं है कि प्रधानमंत्री से जवाब तलब करे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री की उस कोशिश को या वो उस पैतरे को नकारा है। यह भी समझना जरूरी है, और ये देश की जनता को भी समझना चाहिए कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके जो राजनीति होती है उसका अंजाम आज न तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद देश को भुगतना होगा, क्योंकि मुख्य मुद्दे गौन होंगे। छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद एक सवाल। प्रधानमंत्री का वो बाइट सुनाइए जिसमें वो बजरंगबली के नारे लगाते हुए वोट मांग रहे हैं। बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। बजरंगबली की, बजरंगबली की। ये प्रधानमंत्री थे जो बजरंगबली बजरंगबली कर रहे थे। सुप्रिया, एक सवाल कि जब ये बजरंगबली हो रहा था, कई बार लगा कि हो सकता है कांग्रेस नेताओं में भी भीतर से कुछ बेचैनी हो, कुछ डिफेंसिव हो, क्योंकि अचानक सारे चैनल इसी नैरेटिव में जुट गए कि बजरंगबली का अपमान, बजरंगबली का अपमान। तो कहीं कुछ लग भी रहा था आपको कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई, कुछ चूक हुई? क्यों कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया? क्योंकि बीरप्पा मोइली की तरफ से कहा गया कि पता नहीं किसने किया, डीके शिव कुमार भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, फिर कहा हम हनुमान मंदिर बनाएंगे। तो कुछ लग रहा था क्या कि कहीं कुछ इसमें बीजेपी कामयाब हो जाए कहीं भीतर से? मैं एक बात आपको वाकई में दिल पर हाथ रख के बता रही हूं, काफी वक्त गुजारा कर्नाटका में, एक चीज समझ में आ गई है कि ये जो दुकान लगाकर नेशनल न्यूज मीडिया बैठता है, ये इसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये क्या इशू का क्या बना दे, इससे कुछ पता नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी रोज गिरती जा रही है, और उसी गिरती क्रेडिबिलिटी का ये खामियाजा कह लीजिए। क्या 6 महीने पहले हजाब हिलाल कर रहे थे, अभी ये बजरंगबली कर रहे थे, और ये दोनों नगण्य मुद्दे थे। मुझे ऐसा लगता था हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, और हमें पता था कि लोग हमारे साथ जरूर खड़े होंगे। अब आपको तो शायद दूसरी जगह जाना है, या 2-3 मिनट टाइम है आपके पास? अगर आप एक क्वेश्चन और पूछ के रैप कर लीजिए। एक सवाल यहाँ से चूंकि बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक विश्लेषक हो, पार्टी के तौर पर आप हो, आपकी पार्टी का नेतृत्व हो, बीजेपी हो, सब इस चुनाव के नतीजे को इसी तरह से देख रहा था और देख रहा है, हालांकि नतीजे 3 दिन बाद आएंगे, कि कर्नाटक में अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा 2024 की तरफ दौड़ेगा, कोई रोकने थामने वाला नहीं है। अगर बीजेपी हारती है तो विपक्ष को संजीवनी मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी, और लगेगा कि बीजेपी को हराया भी जा सकता है। ये नंबर अगर 62 से 80 के बीच रहता है तो एक बड़ा संकेत है। आप इससे क्या पॉलिटिकल मैसेज देखती हैं, जो कर्नाटक के नतीजे अगर इसी दिशा में गए तो? मैं 2 मैसेज देखती हूं अजीत सर। पहला मैसेज मैं ये देखती हूं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, और वो समय पड़ने पर, समय आने पर अपने मताधिकार से बड़े बड़ों का दिमाग ठिकाने लगाती है। कर्नाटक की जनता ने, अभी तो ये एग्जिट पोल है, नंबर और भी आगे आएंगे, ये संदेश दे दिया कि हमारे मुद्दों पर टिककर बात करिए। हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है और करप्शन है, उस पर बात कीजिए। ये देश समझ रहा है कि एक अडानी के साथ खड़े रहकर आपने पूरे देश को नकार दिया है, ये देश उसका बदला लेगा। और दूसरी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा संदेश कर्नाटक ने दिया है कि कितना विभाजन, कितना डिविजिवनेस, कितना डिस्ट्रैक्शन करिएगा, मुद्दों पर टिके रहिए।
और किसी एक धर्म विशेष को बेवकूफ समझने की कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है कि आप बजरंगबली के नाम पर, कल आपको लगता है हिजाब के नाम पे, कल आपको लगता है हलाल के नाम पे, ये मुद्दे नहीं है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सबके बच्चों को नौकरी चाहिए, सबको भरपेट भोजन चाहिए और सबको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। तो मेरे लिए संदेश साफ है और यही दिस इज गोइंग टू बी द डाई दैट हैज बीन कास्ट फॉर लोकसभा, और इसलिए भाजपा को विशेष तौर से बहुत परेशान होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।